हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 70th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हमारा बिहार इकोनॉमी। जिस तरीके से हमने पहले भी कंप्लीट ज्योग्राफी का मैंने एक वीडियो बनाया था, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें करवाई हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। तो सेम हम यहाँ पे भी वही सेम चीज़ें करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात करेंगे, बजट के बारे में बात करेंगे, एग्रीकल्चर, जीआई टैग्स, मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट्स एट्सेट्रा। तो आपको इस क्लास में पता लग जाएगा कि क्या क्या टॉपिक होंगे और मज़ा आएगा आपको, और सीधा टू द पॉइंट हम बात करेंगे यहाँ पे। और इस क्लास को लेके आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल, जैसा कि सबको पता है। बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये सोशल मीडिया हैंडल्स आप यहाँ पे कनेक्ट रहें मेरे साथ, क्योंकि सारे अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। टेलीग्राम चैनल डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से, इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, और सारे लेक्चर्स पीडीएफ वगैरह मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो देखिए जी, पहले बात करेंगे बिहार का जो 18वां इकोनॉमिक सर्वे आया है 2023-24 के लिए। तो उसमें हम बात करेंगे कि ये जो इकोनॉमिक सर्वे है इसमें क्या क्या डिटेल्स हमें बताई हैं, क्या क्या चीज़ें हमने बताई हैं इन्होंने जो इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए। तो पहली बात तो इन्होंने ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करी है, जो कि कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर। जब भी हम कांस्टेंट प्राइसेस की बात करते हैं, जो स्थिर आपकी कीमतें होती हैं, उसे हम रियल स्टेट जीडीपी के नाम से जानते हैं। अब जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि जो देश के अंतर्गत, आप अपने देश के अंतर्गत जो टोटल चीज़ें बनाते हैं, चाहे वो गुड्स बनाते हैं, वस्तुएं, चाहे वो सर्विसेज यानी कि सेवाएं, अगर एक साल के अंतर्गत एक फाइनेंशियल ईयर में बनाते हैं तो उसको उसकी जीडीपी कहते हैं। तो यहाँ पे जो बात कर रहा है कि जो बिहार की जो जीडीपी है वो आपकी 10.6% बढ़ रही है कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर। रियल स्टेट जीडीपी उसको हम कहते हैं। और कितनी अमाउंट हो गई है जी? आपका 4.4 लाख करोड़ रुपए। दिस इज इंपॉर्टेंट डेटा, ये पता होना चाहिए। 4.4 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है, 10.6% बढ़ गई है। और करंट प्राइसेस के ऊपर अगर हम बात करते हैं, उसे हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, यानी कि मौजूदा जीडीपी जो है वो कितनी है, वो ग्रो करी है 15.5% से लेके कितनी 7.5 लाख करोड़ रुपए। यानी कि जो करंट प्राइसेस के ऊपर, जो रेगुलर प्राइसेस आपके चल रहे हैं, अभी रेगुलर चीज़ें जो चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी जीडीपी है 7.5 लाख करोड़ रुपए की, और बढ़ी कितनी है? 15.5% जो है वो बढ़ी है। और बिहार का जो पहला इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण जो आया था, वो आया था 2006-2007 के अंतर्गत। तो दिस इज इंपॉर्टेंट डेटा। तो यहाँ पे नंबर्स बहुत अच्छे से याद रखना, नंबर्स का खेल है, एग्जाम में नंबर्स ही पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग कि हमारे भारत देश के अंतर्गत जो घाटे पड़े हैं, या राजकोषीय परफॉर्मेंस कैसी रही है, प्रदर्शन कैसा रहा है, वो देखेंगे। तो पहला है जी प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। वो कितना पड़ा है? 29,640 करोड़ रुपए, जो कि बिहार की स्टेट जीडीपी का 3.9% है। दूसरे की बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, जिसे हम राजस्व घाटा कहते हैं, 11,288 करोड़ रुपए, जो कि 1.5% है बिहार स्टेट जीडीपी का। फिजिकल डेफिसिट है जी राजकोषीय घाटा, जो है 44,823 करोड़ रुपए, जो कि 6% है स्टेट की जीडीपी का। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे मैं आपको बता दूं, पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन फिजिकल डेफिसिट अच्छे से याद करके जाना, राजकोषीय घाटा अच्छे से याद करके जाना, यानी कि इनकी अमाउंट याद करके जाना, और इनका 6% स्टेट जीडीपी का है, ये याद करके जाना। पूछने को ऊपर के दो भी पूछ सकता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फिजिकल डेफिसिट, यानी कि राजकोषीय घाटा, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अगर हम बात करें हमारे देश के अंतर्गत जो बिहार स्टेट है, उसमें अब जैसे हमारे इंडिया की अगर टोटल बात करी जाए, तो ऑब्वियसली बात है अलग अलग जगहें अलग अलग कंट्रीब्यूशन करती हैं। तो ऐसे ही बिहार स्टेट में जो कंट्रीब्यूशन जो प्राइमरी सेक्टर देता है, प्राथमिक क्षेत्र, 19.97, जिसमें एग्रीकल्चर, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, कृषि वगैरह सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ये 19.97% देता है बिहार में। द्वितीय क्षेत्र, जहां पे आपकी इंडस्ट्री की बात आती है, 20.04% है। तृतीय क्षेत्र, जिसे हम टर्शरी सेक्टर के नाम से जानते हैं, जहां पे हम सर्विसेज की बात करते हैं, सेवाओं की बात करते हैं, तो वो है 59.98%, यानी कि 59.98%। ये टोटल आपका 100% हो जाता है। तो अगर आपसे पेपर में पूछा कि बिहार में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो टर्शरी सेक्टर का नंबर 1, सेकेंडरी सेक्टर का नंबर 2, और प्राइमरी सेक्टर का नंबर 3 पे आता है। तो ये नंबर्स आपको परसेंटेज भी पता होनी चाहिए, जो पेपर में पूछी जाती है।
बिहार के 18वें इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो नॉमिनल पर कैपिटा इनकम है मौजूदा कीमतों के ऊपर, और पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय, जिसमें हम क्या बात करते हैं कि जैसे पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया जो हम बात करेंगे तो नेशनल इनकम जो राष्ट्रीय आय है उसको जो हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन है उससे डिवाइड करके हम पता कर लेते हैं पर कैपिटा इनकम कैसे है। और जो नॉमिनल पर कैपिटा इनकम है बिहार स्टेट की वो है 59,637 रुपये। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है और इसमें हमने देखने को मिला है 13.9% जो है इसका इंक्रीज देखने को हमें मिला है, 13.9% जो पिछले सालों से। अगर हम रियल पर कैपिटा की बात करते हैं जो आपके कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर है तो इसमें जो है 9% से ग्रो करी है और जो अमाउंट है वो है 35,119 रुपये। तो ये डेटा अच्छे से याद रखना। अब आपके दिमाग में, काफ़ी बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा जो नॉमिनल और रियल का मतलब क्या होता है। रियल का मतलब ये होता है कि जब हम कोई जो प्राइस है वो बेस ईयर से जो है कंपेयर कर रहे होते हैं। जो करंट ईयर जो आपका चल रहा होता है तो जो मौजूदा साल चल रहा होता है उसे हम नॉमिनल के नाम से जानते हैं, तो ये ध्यान रखना। सो करंट प्राइसेस के ऊपर 13.9% और जो कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर रियल पर कैपिटा इनकम 9%, तो ये ध्यान रखना है, अमाउंट याद रखनी है। नॉमिनल इज 59,637 यानी कि 59,637 और जो रियल वाला है कांस्टेंट वाला है 35,119। अब देखा जाए जो हमारे ये बिहार स्टेट का हाईएस्ट पर कैपिटा जीडीपी जो है जीएसडीपी यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सबसे ज़्यादा कहाँ से आया है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से सबसे ज़्यादा आया है जो हाईएस्ट पर कैपिटा वहाँ पे है, यानी कि एक बंदा सबसे ज़्यादा पैसे हैं वहाँ पे। तो नंबर 1 पटना, नंबर 2 बेगूसराय, नंबर 3 मुंगेर। पटना, बेगूसराय, मुंगेर, ये याद रखना। ये अमाउंट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम डेटा पूछा जाता है इस तरीके का, बट हाँ ये पता होना चाहिए कि पटना में सबसे ज़्यादा, नंबर 2 बेगूसराय और नंबर 3 मुंगेर। देखो मैंने लेकिन डेटा सब डाला है सो डैट आपको कोई ऐसा ना हो कि कई बार पेपर में आ जाता है, बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे जो जगहें हैं डिस्ट्रिक्ट हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही अगर हम लोएस्ट पर कैपिटा जीडीपी की बात करें, सबसे कम कहाँ पे आता है, सबसे कम आता है शिवहर में, देन अररिया में, उसके बाद सीतामढ़ी में। सबसे कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं तो सबसे कम हो गया शिवहर में। और जो इस साल का बजट इन्होंने बोला है 2024-25 के लिए हम खर्चा कितना करने वाले हैं, 2,78,725.72 करोड़ यानी कि 2,78,725.72 करोड़ रुपीज़, जो कि पिछले साल से 16,840.32 करोड़ रुपए ज़्यादा है। तो करंट एक्सपेंडिचर अच्छे से याद करके जाना। तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट डेटा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा कि टोटल एक्सपेंडिचर बजट कितना है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस साल का जो बजट पेश किया था ये 13 फरवरी 2024 को दिया गया था और आपके बिहार स्टेट के उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर डेट इज़ सम्राट चौधरी, इन्होंने जो है ये बजट पेश किया था और इसमें बोला गया था कि बजट जो है 2.78 लाख करोड़ रुपए का आपका बजट है, जो कि पिछले साल से 16,840, ये हमने डिस्कस कर लिया था। तो इसका मतलब 2023-24 में 2,61,885.40 करोड़ रुपया देखने को मिलेगा। और इस साल के अंतर्गत जो है आपको जितने भी डिपार्टमेंट्स को पैसा दिया गया था तो सबसे ज़्यादा पैसा जो मिला है एजुकेशन को। एजुकेशन जो है वो टॉप प्रायोरिटी रहा है और इसके ऊपर जो जितना भी फंड आया है आपको 22% आपका एजुकेशन के ऊपर खर्च करने की यहाँ पे बात करी गई है। तो ये है जी बिहार का बजट 2024-25 का। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। ओके, तो ये चीज़ याद रखें, इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रखने वाले पॉइंट्स हैं, ये सब कुछ याद रखना भाई, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। ओके, तो चलते हैं आगे की तरफ चलते हैं। फिस्कल डेफिसिट यानी कि आपका राजकोषीय घाटा वो कितना है बिहार का, वो है जी 2.98% ऑफ जीडीपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, यानी कि बिहार की जीडीपी का 2.98%। अगर उसमें अमाउंट करी जाए, वो अमाउंट पूछी जाए कि आपका कितना है, तो भाई वो अमाउंट है आपका 29,095.42 करोड़ रुपए, जो कि 2.98 जीडीपी बनता है। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेटा। ओके, अब यहाँ पे बिहार राज्य के अंदर जो जीविका केंद्र हैं आपके, जीविका केंद्र मतलब जब आप माइग्रेशन करके चले जाते हैं
माइग्रेंट वर्कर्स के लिए तो यहाँ पे 2 सेंटर्स इन्होंने स्टार्ट किए हैं। एक तो दिल्ली में स्टार्ट किया है बिहार माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर, और जिसमें आपके 2 केंद्र स्थापित किए गए हैं। बिहार प्रवासी संसाधन केंद्र कहते हैं इसको, दिल्ली और बेंगलुरु में ये स्टार्ट किया गया है। और एक निश्चय प्रोग्राम है, निश्चय 2, जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करता है। ये उसमें 7 प्रोग्राम है, वो हम एंड में डिस्कस करेंगे 7 प्रोग्राम कौन कौन से हैं। निश्चय 2 में जो है 2020-25 के लिए आपका डेट इज 5040 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है 2024-25 के लिए। ये सात चीज़ें हैं क्या, वो एंड में हम डिस्कस करेंगे, मैं बताऊंगा आपको। बट यहाँ पे डेटा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 194 दीदी की रसोई जो है यहाँ पे इंस्टॉल कर चुके हैं बिहार में, और अभी जो है 50 और भी जो है दीदी की रसोई खोलने का जो है इनका लक्ष्य है, जिसमें आपको जो है बहुत ही सस्ता खाना प्रॉपर तरीके से आपको मिलेगा। तो ये फिस्कल डेफिसिट ये याद रखना 2.98% ऑफ द जीडीपी। ओके, चलिए एग्रीकल्चर की बात करते हैं। तो बिहार के अंदर जो प्लेन क्षेत्र है, भूभाग समतल जो एरिया है आपका 96% है, और यहाँ की जो मिट्टी है वो है एलुवियल सॉइल, जो कि जलोढ़ मिट्टी है। और मैंने हमेशा आपको बताया कि जलोढ़ मिट्टी मेन खास करके वो होती है जो रिवर्स के द्वारा लेके आई जाती है। और बिहार जो अगर एलुवियल सॉइल जलोढ़ मिट्टी है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, जोग्राफिकली सुटेबिलिटी है, लेबर भी मिलती है, तो एग्रीकल्चर यहाँ पे अच्छा होगा। और बिहार बजट 2024-25 के अंतर्गत बोला गया है कि जो 76% लोग बिहार के हैं वो अभी भी एग्रीकल्चर कर रहे हैं। 96% एरिया जो है वो प्लेन एरिया है, और उसमें जो बिहार की पॉपुलेशन है, बिहार की पूरी पॉपुलेशन का 76% अभी भी एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर है, वो एग्रीकल्चर ही करता है। अब ये कुछ लैंड एरियाज के ऊपर पूछा जाता है आपको पेपर में पॉइंट, कि अभी जितना भी हम वहाँ पे जो है बुआई करते हैं, नेट सोन एरिया वो 54.2% आता है। जो ऐसी ज़मीन जो उपलब्ध नहीं है खेती के लिए वो 33.3% है। प्रति भूमि जो लेट सपोज कि 1 साल हमने उगाया, 2 साल उगाया, फिर उसके बाद 1-2 साल हमने उसको भूमि को छोड़ दिया, तो डैट इज कॉल्ड प्रति भूमि फैलो लैंड, 12.6% है। सांस्कृतिक क्षेत्र कल्चरल जो है 0.5%। फॉरेस्ट जो वन है बिहार के अंतर्गत इंपॉर्टेंट डेटा 6.6% है। अनकल्टिवेटेड जो वहाँ पे कोई भी जो है सिंचाई नहीं करी जाएगी, तो डैट इज़ 2.9%। तो ये सारा डेटा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ सबसे ज़्यादा जो मेरे को लगता है एग्जाम में नेट सोन एरिया पूछा जा सकता है, फॉरेस्ट पूछा जा सकता है, और डेट्स इट। ये 2 डेटा बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये पढ़ के जाना, मतलब पढ़ने सब है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि पूरे लेक्चर में ही हमने पूरे इंपॉर्टेंट डेटा ही लिखे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं जहां पे मुझे लगता है कि अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं ये डालता, तो वो पॉइंट तो कभी भूलने ही नहीं है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है जी आपका एग्रीकल्चर इंटेंसिटी, जितनी भी बिहार के अंतर्गत है। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया मतलब कितना जो एरिया है वो टोटल एरिया जहाँ पे हम फसल करते हैं वो है 73.28 लाख हेक्टेयर। और जहाँ पे टोटल करते हैं तो नेट सोन एरिया क्या है कि मतलब नेट इतना निकल के आता है, तो वो है जी आपका 50.70 लाख हेक्टेयर। जहाँ पे सिंचाई होती है टोटल एरिया में वो है 55.98 लाख हेक्टेयर। क्रॉप की इंटेंसिटी जो तीव्रता है वो 145% है वहाँ पे। तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट डेटा। तो यहाँ पे अगेन जो अगर डेटा के ऊपर आया तो नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से बढ़ के जाना। ओके, तो ये टोटल लैंड एरिया है बिहार का एग्रीकल्चर इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के लिए। तो इन्होंने बोला था कि 2022-23 में सबसे ज़्यादा जो फसल उगाई गई थी वो राइस उगाई गई थी, दूसरे नंबर पे वीट यानी कि गेहूं, और तीसरे नंबर पे मक्का यानी कि मेज़ जो है सबसे तीसरे नंबर पे उगाई गई थी। तो जो राइस थी वो थी आपकी 7872.9 टन देखने को मिली, और गेहूं मिला 6600 टन, और मक्का मिला 4829 टन देखने को हमें मिला। और यहाँ पे जो टोटल ग्रेन प्रोडक्शन है बिहार में वो 4.8% जो है वो बढ़ी, 4.8% जो है वो आपका टोटल ग्रेन प्रोडक्शन जो है बढ़ी, यानी कि टोटल जो अनाज है 4.8% बढ़ा लास्ट ईयर से। और अभी अगर बात पूछी जाए कि 2022-23 में टोटल कितना था, तो वो था 197.4 लाख टन 2022-23 में। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये याद रखना है। 197.4 लाख टन इन द ईयर 2022-23 में। सबसे नंबर 1 राइस, नंबर 2 वीट, नंबर 3 मक्का यानी कि मेज़। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और टोटल प्रोडक्शन कितनी इंक्रीज हुई 4.8%।
अब यहाँ पे देखिए जी, इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो राइस है यानी कि चावल, ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा होता है। और जो सबसे कम है, सबसे मतलब पहले ऐसे याद करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है रोहतास में। जो गेहूँ सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है वो भी रोहतास में। और जो मक्का होता है वो अररिया में। और जो दालें होती हैं वो पटना में। ये तो डिस्ट्रिक्ट वो हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। अब प्रोडक्टिविटी की बात चलती है। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि 1 हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसकी होती है। तो यहाँ पे ऐसे ज़िले जहाँ पे 1 हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा जो राइस है वो रोहतास में होता है, गेहूँ होता है खगड़िया में, और जो मेज़ है, मक्का जो है अररिया में, और पल्सेस जो हैं बेगूसराय में 1 हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा होती है। और ऐसे ज़िले जहाँ पे लोएस्ट प्रोडक्टिविटी है यानी कि 1 हेक्टेयर में सबसे कम जो चीज़ उगाई जाती है, जो राइस है यानी कि चावल है, वो मधुबनी में सबसे ज़्यादा कम होता है, और गेहूं जो है वो जमुई में सबसे कम देखने को हमें मिलता है। तो यहाँ पे गड़बड़ मत कर जाना। यहाँ पे अगर उसने पूछा कि टोटल ऐसा बताओ जी जो कौन कौन से ज़िले सबसे नंबर 1 पे हैं, वो ये हैं। ओके। और यहाँ पे क्या है, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि 1 हेक्टेयर में कितनी जो चीज़ें हैं बनाई जा रही हैं, तो वो हैं वो ज़िले प्रोडक्टिविटी वाले एरिया। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट वाले आपके एरिया हैं, तो ये अच्छे से पढ़ना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे जो मेजर वेजिटेबल और जो टॉप प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि सब्जियाँ और उनके मेन उत्पादन कहाँ पे होता है। जैसे ब्रिंजल, बैंगन, तो वो नालंदा में देखने को मिलता है। ये याद करने की जरूरत नहीं है डेटा। ठीक है, नालंदा में होता है। कॉलीफ्लावर, फूल गोभी वैशाली में, और आलू पोटैटो पटना में, और अनियन जो है प्याज नालंदा में देखने को हमें मिलेगा। तो ये आपके वेजिटेबल सबसे ज़्यादा यहाँ पे उगाई जाती हैं। आगे बात करते हैं, अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि जो हमने नेट सोन एरिया बात करी थी, तो ऐसे कौन से जिले हैं जहां पे नेट सोइंग जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को हमें मिल रही है। तो सबसे ज़्यादा जो बुआई हो रही है मतलब फसलों की, तो वो भोजपुर और बक्सर में, दोनों में 80% देखने को हमें मिल रही है। और ऐसे जिले जहाँ पे क्रॉप डेंसिटी यानी कि जो है एक अगेन हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा डेंसिटी ज़्यादा है, तो पहला है जहानाबाद और दूसरा है शिवहर। जहानाबाद और शिवहर, जहानाबाद में 193 और शिवहर में 1.9%। और जो अगर आपसे पूछा शुगर केन यानी कि गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है बिहार में, तो वेस्ट चंपारण में यानी कि पश्चिम चंपारण में। बिहार ऐसा अकेला स्टेट है आपका कंट्री में जहाँ पे मखाना प्रोडक्शन नंबर 1 पे है। और इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अकॉर्डिंग जहाँ पे ऑर्गेनिक बेल्ट हैं, ऑर्गेनिक का मतलब क्या है, जैविक, यानी कि जो हम खाद से करते हैं, जो हमारी नॉर्मल खाद होती है उससे बुआई करते हैं, वो 13 जिले हैं आपके। तो ऑर्गेनिक बेल्ट में 13 जिले आते हैं। वो 13 जिले कौन से हैं? पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, कटिहार एंड खगड़िया। तो दीज आर द डिफरेंट एरिया जहां पे ये देखने को हमें मिल रहे हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग ये एरिया हैं, ये जिले हैं जहां पे आपकी ऑर्गेनिक बेल्ट है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट डेटा। नेक्स्ट बात करते हैं, 2012 से बिहार राज्य को कृषि कर्मन अवार्ड जो है 5 बार मिल चुका है। ये कृषि कर्मन अवार्ड जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर देती है। अगर आप किसी भी जो क्रॉप होती है ना, कोई खेती में आप कोई नंबर 1 स्टेट आपकी आ गई है, तो बिहार नंबर 1 5 बार आया है। 2011-12 में चावल के लिए, 12-13 में गेहूं के लिए, 15-16 में मक्के के लिए, 16-17 में भी मक्के के लिए, और 17-18 में गेहूं के लिए। तो ये 5 अवार्ड जो हैं कृषि कर्मन अवार्ड, इनको 5 बार मिल चुका है यहां पे। नेक्स्ट बात करते हैं कि एग्रीकल्चर रोड मैप की बात करें तो 2 पॉलिसीज आपकी बनाई गई हैं, मतलब 4 पॉलिसीज हैं। तो पहला एग्रीकल्चर रोड मैप जो था 2008 से 12 तक का था। सेकंड एग्रीकल्चर मैप बनाया गया था 2012 से 17। फिर तीसरा बनाया गया था 2017 से 22, और फिर इसको 1 ईयर एक्सटेंड कर लिया था यानी कि 2023 तक हो गया। अब चौथा एग्रीकल्चर रोड मैप जो बनाया गया है वो 2023 से 2028 तक का बनाया गया है, जो लॉन्च किया था श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो कि हमारी राष्ट्रपति हैं। तो अभी जो एग्जैक्टली ये फॉलो कर रहे हैं वो 4th एग्रीकल्चर मैप को, रोड मैप को फॉलो कर रहे हैं। तो 4th एग्रीकल्चर रोड मैप। अब यहाँ पे जो 13 ऐसे प्रोडक्ट हैं जहाँ पे बिहार में उनको जीआई टैग मिल चुका है, जोग्राफिकली इंडिकेशन टैग, जैसे कि शाही लीची, ये नॉर्थ बिहार में होता है, और बागलपुरी जर्दालू आम, जिसे ये भी बिहार में है। ठीक है, और यहाँ पे है कतरनी राइस, और उसके बाद है मघी पान,
जो कि एक जो सुपारी का एक पत्ता होता है। और एक अभी रिसेंटली 2023 में मिला था मार्चा राइस, मार्चा चावल, ये वेस्ट चंपारण में है, वेस्ट चंपारण पश्चिम चंपारण में, और इसको भी रिसेंटली 2023 में इसको जीआई टैग मिला है। मधुबनी पेंटिंग जो कि एक हैंडक्राफ्ट है आपका बिहार में। उसके बाद है पिपली एप्लिक आर्ट जो कि खटवा पैच वर्क कहते हैं बिहार का, और ये बिहार में होता है, मतलब ये जीआई टैग बिहार के, तो बिहार की ही बात करेंगे। नेक्स्ट है सुजीनी एम्ब्रॉयडरी, ये आपका अगेन हैंडीक्राफ्ट है। भागलपुर जो है ये भी बिहार में हैंडीक्राफ्ट। सिक्की ग्रास प्रोडक्ट जो कि अगेन आपका बिहार का एक हैंडीक्राफ्ट है, हस्तशिल्प है। तो यहाँ पे आपके सारे के सारे जो हैं ये प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है वो ये है, एक है जी सिलाव का खाजा नालंदा जिले में, और उसके बाद है मंजूषा आर्ट, ये भी भागलपुर में, और भागलपुर में सॉरी, और उसके बाद है मिथिला मखाना जो कि सीमांचल रीजन है नॉर्थ बिहार का, उत्तर बिहार का, जिसमें आपके दरभंगा और मधुबनी आते हैं। तो इस एरिया में आपको ये मखाना देखने को मिलता है, यानी कि टोटल 13 जीआई प्रोडक्ट हैं जिनको जो जीआई प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है यहाँ पे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट डेटा। नेक्स्ट बात करते हैं इरिगेशन की, सिंचाई की। तो जो बिहार में सिंचाई है वो नहरों से होती है, और नलकूप से होती है, नाली से होती है, पौंड तालाब से होती है, और वेल यानी कि कुएं से भी होती है। और अभी जो एरिया है टोटल इरिगेटेड एरिया यानी कि सिंचाई वाला एरिया जो है वो आपका 55.98 लाख हेक्टेयर हो चुका है। और सबसे ज़्यादा जो सिंचाई बिहार में होती है वो ट्यूबवेल से होती है, यानी कि नलकूपों से होती है। और टोटल जो सबसे ज़्यादा सिंचाई वाला एरिया है वो है रोहतास, और सबसे कम सिंचाई वाला एरिया वो है शिवहर। तो यही आपको याद करना, जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जितना मैं सर्कल कर रहा हूँ, वही पॉइंट याद करें, बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक दिखाने के लिए कि ये डेटा है, बाकी भी देखना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको सीधा सीधा बताता चला जा रहा हूँ। फिगर्स वाली चीज़ें भी आपको बताता चला जा रहा हूँ कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। सबसे सिंचाई वाला एरिया रोहतास, सबसे कम सिंचाई वाला एरिया शिवहर। अगर हम बात करें इरिगेशन की, सिंचाई की, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा परसेंटेज बाय एरिया की अगर बात करें परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल नलकूपों से, कैनाल नहरों से, पॉन्ड्स और अदर। तो सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल से नलकूपों से आपकी जो है सिंचाई करी जाती है, ये आपको याद रखना है। तो ये मैच होता मतलब उसमें पूछा जा सकता है कि बढ़ते से छोटे क्रम में, तो सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल से, और उसके बाद जो है आपकी सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल से, देन कैनाल, देन पॉन्ड, फिर और अदर चीज़ें उनसे सिंचाई होती है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे ऐसे कौन से ज़िले हैं जहाँ पे ट्यूबवेल से सबसे ज़्यादा जो है सिंचाई करी जाती है। तो वो है जी आपका समस्तीपुर, सीतामढ़ी, नालंदा। और ऐसे ज़िले जहाँ पे कैनाल यानी कि नहरों से सिंचाई करी जाती है, रोहतास, पश्चिम चंपारण और औरंगाबाद। ऐसे ज़िले जहाँ पे तालाबों से सिंचाई करी जाती है वो है दरभंगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है। और अगर हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करें, पशुपालन की बात करें, तो जो बिहार में टोटल पशुपालन है वो आपका जो है डेट इज़ 365.4 लाख की आबादी है, यानी कि 365.4 लाख इतनी जो है आपको पशुपालन मतलब पशु देखने को मिल रहे हैं, एनिमल्स देखने को हमें मिल रहे हैं। अब अगर बात करी जाए कि यहाँ पे प्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंट डेटा है आपके लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है। मिल्क प्रोडक्शन जो है आपको 125.03 लाख टन थी 2022-23 में, बढ़ी रही है। और एग प्रोडक्शन 327.43 करोड़, और फिश 8.91 लाख टन, मीट 3.96 लाख टन। तो ये ईयर 2022-23 का डेटा मीन आपको याद करना है, ठीक है। बट देख लेना कई बार स्टेटमेंट में वो कंपैरिजन डाल देता है, अच्छा पिछले साल का कंपैरिजन डाल देता है, बट ये डेटा तो कभी भूलना ही नहीं है आपको, ये वाला डेटा। तो ये मिल्क जो है दूध, अंडा, मछली और मीट प्रोडक्शन के ऊपर बात थी। नेक्स्ट है जी खनिज के ऊपर, मिनरल्स के ऊपर बात करते हैं। देखिए जब झारखंड और बिहार अलग नहीं हुए थे तो 25% जो ये आपका मिनरल था, खनिज था, वो बिहार में ही मिलता था, और उस टाइम पे मिलता था छोटा नागपुर प्लेटू रीजन में। जैसे ही बिहार और झारखंड अलग हो जाते हैं, बिहार में सिर्फ और सिर्फ 2 या 3% एरिया ही रहेगा जहाँ पे आपके खनिज मिलते हैं। और अभी जो है धारवाड़ रोक और विंध्या सीरीज जो आपकी बिहार के दक्षिण हिस्से में लगती है, वहाँ पे आपको मिनरल्स देखने को मिलेंगे। और ये ऐसे कौन से मिनरल हैं? लाइमस्टोन, पायराइट, माइका, मैंगनीज
और पोर्सिलिन, क्वार्ट्ज, बॉक्साइट, ये सारे के सारे जो हैं आपको पाए जाते हैं हमारे बिहार में। ये वाले एरियाज, ये वाले जो मतलब मिनरल्स हैं, खनिज हैं, ये पाए जाते हैं। अब ये कौन से एरिया में हैं, क्या हैं, वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है वो ही याद रखना। पहले तो आपको मेन इंपॉर्टेंट है मिनरल्स और प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट और एरिया ही याद करने हैं। कैरेक्टरिस्टिक बस रीड कर लेना क्योंकि साइंस वगैरह में पढ़ते रहते हो। तो देखो जी, लाइमस्टोन जो है रोहतास में है, रोहतास हिल और कैमूर हिल्स में, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुगर इंडस्ट्री में, प्यूरिफिकेशन में काम आता है, स्टील इंडस्ट्री में काम आता है, सीमेंट फैक्ट्री में काम आता है लाइमस्टोन। और दूसरे नंबर पे है पायराइट। पायराइट जो है रोहतास में देखने को मिलता है, अमजोर और बंजारी जिलों में, और ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए देखने को मिलता है। और 95% जो इंडिया का टोटल रिजर्व है वो पायराइट का, वो बिहार में है, और ये सल्फर का मेन सोर्स है। माइका की बात करें, माइका मिलता है नवादा में, गया में, जमुई में, मुंगेर में। और माइका जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और इसको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। और ये हाईएस्ट क्वालिटी माइका जो वर्ल्ड का, वो बिहार में ही देखने को हमें मिलता है। अगला है जी चाइना क्ले। चाइना क्ले जो है भागलपुर, बंका, मुंगेर में देखने को मिलता है। ये बर्तन वगैरह बनाने में और जितने भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं उसको बनाने में मदद करता है। तो खास करके यहाँ पे मिनरल्स और प्रोड्यूसिंग एरियाज याद कर लेना। ये तो नॉर्मल आप चीज़ें याद ही रखते हो, ठीक है। हाँ, ये याद रख लेना, जैसे 95% रिजर्व बिहार में है पायराइट के, और हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ जो माइका बिहार में मिलता है, लेकिन कहाँ पे, नवादा, गया, जमुई और मुंगेर में। तो ये डेटा वैसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वार्ट्जाइट की बात करें, ये भी आपका है मुंगेर में और खड़गपुर हिल्स में, जमुई, गया में, और बिल्डिंग मटेरियल है ये। बॉक्साइट की बात करें, मुंगेर, खड़गपुर हिल्स, और एल्युमिनियम की ये और है, अयस्क है। गोल्ड की बात करें, जमुई में और मुंगेर में, पश्चिम चंपारण में, और बहुत ज़्यादा महंगा है। और सबसे ज़्यादा जो गोल्ड के रिजर्व बिहार में देखने को मिलते हैं, जमुई बिहार में देखने को मिलते हैं। सॉल्ट पीटर की बात करते हैं, जो कि आपका एक्सप्लोजिव वगैरह में यूज़ किया जाता है, सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, ईस्ट चंपारण यानी कि पूर्वी चंपारण में। और ये इन द फॉर्म ऑफ सोडियम एंड द पोटाशियम नाइट्रेट की फॉर्म में देखने को हमें मिलता है। और एक्सप्लोजिव यानी कि जो मतलब बारूद वगैरह बनाने में मदद की जाती है इससे। और क्वार्ट्ज की बात करते हैं, जमुई, नवादा, गया, और जैसे ग्लास, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इसमें यूज़ करते हैं। यूरेनियम की बात करी जाए, गया और नवादा में, और ये वैल्यूएबल है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। स्लेट की बात करी जाए, मुंगेर, खड़गपुर हिल्स में, और ये एक ऑर्नामेंटल स्टोन है। ऑर्नामेंटल यानी कि जो आप पहनते हैं, तो ये आपका मुंगेर में देखने को मिलता है। तो दीज आर एरियाज जो पेपर में पूछे जाते हैं। देखो, इसमें कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, क्योंकि ये आपके पर्टिकुलर स्टेट का है, तो कुछ भी पूछ सकता है। इसमें मैं ऐसा नहीं कह सकता ये याद करके चलो ये पूछ लेगा, नहीं, कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि उसने कोई मिनरल पूछ लिया, उसने कोई भी आपका एरिया पूछ सकता है कि कौन से एरियाज में देखने को हमें मिलती है। नेक्स्ट है जी जो है मैग्जाइन, ये मैंगनीज होगा, ठीक है, मैंगनीज है ये एक्चुअली, मैंगनीज जो है आपको गया, मुंगेर में है। मेटलर्जी वगैरह प्रोसेस में, स्टील इंडस्ट्री में यूज़ होता है। एस्बेस्टॉस मुंगेर में, और फायर प्रूफ है। और ये कपड़े जो इसके बने होते हैं वो मतलब फायर फाइटर्स के लिए बनाए जाते हैं, और कपड़ों में, पेपर, रूफ कवरिंग में बनाया जाता है। गैलीना की बात करते हैं, तो ये गैलीना जो होती है और होती है वैसे आयरन उसकी लेड की, और जो गैलीना है वो बंका में है। न्यूक्लियर प्लांट्स में यूज़ किया जाता है, केमिकल इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री। पेट्रोलियम की बात करें, वेस्ट चंपारण में है, फ्यूल की तरह। नेचुरल गैस जिसमें आपका मीथेन देखने को मिलता है हमें मेनली, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में देखने को मिलता है, एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं इसको। तो दीज आर द मैंगनीज। सो नाउ द पॉइंट इज एनर्जी, कि बिहार में एनर्जी के क्या सोर्स हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ, पर कैपिटा कंजम्पशन यहाँ कहाँ, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो पीक डिमांड सप्लाई थी, जो सप्लाई, डिमांड सप्लाई मतलब क्या है कि आप डिमांड कर रहे थे 7576 मेगावाट, 7576 मेगावाट। और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन हो रही है वो थर्मल पावर प्रोडक्शन हो रही है, जिसमें आप इस्तेमाल करते हैं कोल का, कोल को जलाते हैं और एनर्जी पैदा करते हैं। और थर्मल पावर एनर्जी जो है 68.9% आई है। और वैसे भी इंडिया में सबसे ज़्यादा थर्मल एनर्जी ही पैदा करी जाती है, ये चीज़ ध्यान रखना। और जो दोबारा से दोबारा बनाई जा सकती है, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, ठीक है, हाइड्रो एनर्जी हो गया, तो ऐसी चीज़ें जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो आपका 31.1% देखने को हमें मिलती है।
और अगर हम कंजम्पशन की बात करें, हर व्यक्ति ने जो कंजम्पशन करी है बिहार में 21-22 के डेटा के अकॉर्डिंग 329 किलोवाट पर आवर जो है उसने कंजम्पशन करी है। और कंजम्पशन में सबसे ज़्यादा एरिया जो है आपका कौन सा आया है, वो है पटना सबसे ज़्यादा, गया नंबर 2, मुजफ्फरपुर नंबर 3। और सबसे कम जो है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन यानी कि बिजली जो खर्च करी है सबसे कम, वो शेखपुरा ने और अरवल ने और शिवहर ने करी है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन वाला और लोएस्ट इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन वाला एरिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं, ये कुछ थर्मल पावर प्लांट है आपके बिहार में, जैसे बाढ़ थर्मल पावर प्लांट है पटना बाढ़ में, और बरौनी जो है बेगूसराय में है, बक्सर जो है बक्सर चौसा, कांति विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड मुजफ्फरपुर में, और ककवारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट बंका में, और नबी नगर थर्मल पावर प्रोजेक्ट औरंगाबाद में। तो दीज आर द थर्मल पावर प्लांट्स, जो ये जगहें हैं, इन एरियाज में जो है ये चीज़ें आपके प्लांट्स लगे हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी इंडस्ट्री की। अब इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं बिहार में, अब मेन याद करेंगे। अब देखिए जी, शुगर इंडस्ट्री की बात करी जाए तो शुगर इंडस्ट्री पहली बिहार में लगी थी 1904 में, और कहाँ पे, डैट इज इन द मडोरा में, मडोरा सारण में लगी थी। 2023-24 के अकॉर्डिंग, डेटा के अकॉर्डिंग, जो 11 शुगर मिल्स हैं जिसमें से 9 जो हैं वो ऑपरेशन में हैं, जो प्रचालन है, जहाँ पे काम होता है। मिल्क प्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे 125.03 लाख टन का जो है मिल्क उत्पादन हुआ है 2022-23 के डेटा के अकॉर्डिंग, और ग्रोथ देखने को मिली है 6.49% मिल्क में। और सबसे ज़्यादा जो जिले नंबर 1 पे आते हैं, अगर गायें की बात करें, गायें से सबसे ज़्यादा दूध होता है समस्तीपुर में, और जो भैंसों से सबसे ज़्यादा, बफेलो से सबसे ज़्यादा दूध होता है वो होता है मधुबनी में। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है। तो काऊ वाला जिला जो है समस्तीपुर, और मिल्क वाला जिला जो है मधुबनी है। और इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करते हैं बिहार में, जो आपकी उद्योग हैं वो क्या है। जूट इंडस्ट्री में बात करें तो जूट इंडस्ट्री जो है आपकी लगी हुई है पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा में। ये बहुत 3 बड़ी इंडस्ट्रीज हैं बिहार में जूट की। और जूट पार्क जो है इस्टेब्लिश किया जा रहा है आपका मरंगा पूर्णिया में, मरंगा पूर्णिया में। बिहार जो है दूसरी बड़ी स्टेट है जहां पे जूट होता है आफ्टर द वेस्ट बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे आता है और जूट जो है वो नंबर 2 पे आता है। टेक्सटाइल की बात करते हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है आपकी जो है फुलवारी शरीफ और डुमरांव, गया बिहार में देखने को भी मिलती है। तो कॉटन की इंडस्ट्रीज यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और भागलपुर जो है वो बिहार में बड़ा फेमस है सिल्क टेक्सटाइल के लिए। तीनों टाइप की जो सिल्क है, यानी कि रेशम, जिसे हम कहते हैं मलबरी, टसर और आंडी, तो ये तीनों टाइप की सिल्क जो है बिहार में देखने को मिलते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा हो गया आपके लिए। मलबरी, टसर और आंडी, तो ये तीनों जो है बिहार में देखने को मिलती है, ये सिल्क रेशम, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट बात करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री जो है डालमिया नगर, बंजारी, रोहतास बिहार में है। एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 3 फूड पार्क आपके लगाने जा रहे हैं, भागलपुर, बक्सर और कटिहार में। और जो करंटली बिहार जो है वो टोटल फूड प्रोडक्शन में 7वें नंबर पे आता है। तीसरे नंबर पे हम सब्जियों में आते हैं, मतलब बिहार में, और बिहार मतलब तीसरे नंबर पे आता है सब्जियों में, और छठे नंबर पे आते हैं फ्रूट प्रोडक्शन में। बिहार अकेला और पहला राज्य है जहाँ पे मखाना की प्रोडक्शन होती है। बिहार जो है रैंक 1 पे आता है लीची प्रोडक्शन में। और जब हम फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं, एक नया पार्क लगाने की मतलब लाया जा रहा है मोतीपुर मुजफ्फरपुर में, और इसकी लागत होगी 180.57 करोड़ रुपए। तो ये बिहार के अंदर इंडस्ट्रीज हैं। ये डेटा भाई पढ़ लेना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये, और चाहे नोट्स बनाते रहो साथ साथ में। अगर हम इंडस्ट्री बिहार के अंतर्गत और बात करें, एक पैकिंग हाउस जो है बनाया जा रहा है, कहाँ पे, भीता पटना में। और बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1974 में, और इसके 4 रीजनल ऑफिसेज हैं जो कि पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो 74 इंडस्ट्रियल एरिया हैं, 9 क्लस्टर ऑफिसेज देखने को मिलते हैं यहाँ पे, दैट इज इन द बिहार। और बिहार के अंतर्गत जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रमोशन पॉलिसी, यानी कि औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति 2016, तो इसमें यहाँ पे इसके अलावा जो है बिहार के अंतर्गत जो है इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी चल रही है 2022 की, जिसमें आप जो है टेक्सटाइल और लेदर को प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि वस्त्र और चमड़े को भी आप प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पे इंडस्ट्रीज यहाँ पे इसके लिए खुल रही हैं। तो ये बिहार के अंतर्गत इंडस्ट्रीज हैं। तो ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है।
फर्टिलाइज़र यानी कि जो आप फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बरौनी में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के भी हेडक्वार्टर भी सेम। भारत वैगन वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकमा। रेलवे इलेक्ट्रिकल इंजन फैक्ट्री माधेपुरा। रेल व्हील फैक्ट्री बेला सारण। डीजल एंड इलेक्ट्रिकल इंजन फैक्ट्री मरहूरा सारण। कैरिज रिपेयर रेल वर्कशॉप हरनौत नालंदा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे फर्टिलाइजर वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, पूछने को कुछ भी पूछ सकता है। और रेलवे वाला भी याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये डेटा भी। रेलवे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फैक्ट्री एंड रेल व्हील फैक्ट्री। ओके। बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड फतुहा पटना में। बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में। एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पटना में। स्टेट डेयरी जो दूध वाली चीज़ें होती हैं पटना में। स्टेट स्पन नील सिल्क जो है भागलपुर में। स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना। स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पटना। स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन पटना। स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना। तो दीज आर द डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड द प्लेसेस। अब बात करें हैं रोड ट्रांसपोर्ट की। रोड ट्रांसपोर्ट देखो सबसे ईजिएस्ट और चीपेस्ट मीन है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का। तो देखो यहाँ पे रोड डेंसिटी जो है बिहार में है 3167 किलोमीटर पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक जो है 1000 स्क्वायर किलोमीटर में 3167 जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। तो दिस इज़ द डेंसिटी। और ये तीसरे नंबर पे आती है जी रोड डेंसिटी, यानी कि रोड डेंसिटी, यानी कि रोड इतनी डेंस है यहाँ पे। तो बिहार तीसरे नंबर पे आता है। सबसे ज़्यादा डेंसिट है आपका केरला और दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल। केरला, वेस्ट बंगाल और बिहार, तो ये डेंसिटी के अकॉर्डिंग है, रोड की डेंसिटी के अकॉर्डिंग है यहाँ पे। और बिहार जो है 8वां आता है कंट्री में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लेंथ में रोड हैं। यानी कि टोटल लेंथ ऑफ रोड्स की बात करी जाए तो बिहार 8वें नंबर पे है, लेकिन डेंसिटी की बात करी जाए तो बिहार तीसरे नंबर पे है आफ्टर केरला एंड द वेस्ट बंगाल। अब अगर देखा जाए बिहार में 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग नेशनल हाईवे कितने हैं भाई? 5969, यानी कि 59 एंड कितने 69, हाँ ठीक है 5969 किलोमीटर। स्टेट हाईवे कितने हैं यहाँ पे? 3638 किलोमीटर। डिस्ट्रिक्ट रोड्स कितनी है? 16181 किलोमीटर। तो ये डेटा पूछा जा सकता है आपसे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और डिस्ट्रिक्ट रोड वाला। रेल ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पहला रेल रूट जो बिहार में बनाया गया था 1862 में बनाया गया था, हावड़ा से मुगल सराय रेल रूट का। और बिहार की अगर बात करी जाए तो 8वां नंबर आता है रेल ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत बिहार में। 4 रेलवे डिवीज़न है यहाँ पे, जो 3 है वो तो आपका पार्ट है ईस्ट सेंट्रल रेलवे के, जिसमें एरिया आते हैं जो डिवीज़न आती है दानापुर, समस्तीपुर एंड सोनेपुर। लेकिन जो आपका कटिहार है, कटिहार जो है वो आता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अंतर्गत, यानी कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो ये याद रखना है। तो 4 रेलवे जोन हैं, जिसमें से 3 जो हैं आपके ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आते हैं और एक जो आता है नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में देखने को हमें मिलता है। तो टोटल 4 हैं। एयर ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करता हूं तो एयर ट्रांसपोर्ट जो है स्टार्ट हुई थी 1960 में। यहाँ पे 3 ऑपरेशनल जो है एयरपोर्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें 2 मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, एक तो है पटना में, एक है गया में। और दरभंगा एयरपोर्ट जो है बिहार में वो आपका मतलब उसने स्टार्ट कर दिया था 2020 से ही अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था। तो 2 मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना एंड गया। वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करी जाए तो वाटर ट्रांसपोर्ट नेशनल वाटरवे नंबर 1 ये स्टार्ट होता है इलाहाबाद टू हल्दिया, गंगा रिवर के ऊपर है, 1620 किलोमीटर है। ये इस्टेब्लिश किया गया था 1986 में। तो यहाँ पे एक जो है इस वाटरवे का कुछ हिस्सा जो है बिहार से क्रॉस करता है। बिहार में कहाँ से? फ्रॉम बक्सर टू भागलपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल वाटरवे 1 का बक्सर से भागलपुर जो एरिया है वो नेशनल वाटरवे 1 के अंतर्गत आता है। नेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट की बात करी जाए, जो आपका समुद्री संस्थान है, ये इस्टेब्लिश किया गया था महेंद्रू घाट, जो पटना में इस्टेब्लिश इसको किया गया था वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए। अगर हम बिहार स्टेट की बात करते हैं, उसके 7 निश्चय योजना की बात करते हैं। देखिए जी, 7 निश्चय योजना जो है बिहार का एक प्रोग्राम है, जिसमें बिहार को सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर बनाना है। ये 2005 में 15 में स्टार्ट हुआ था, 5 सालों के लिए, यानी कि 2015 से 20 तक।
लेकिन इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो है हम स्टेट के अंतर्गत 7 सेक्टर को, 7 क्षेत्रों को बढ़ावा देना था, विकसित करना था। और ऐसा ही 7 निश्चय प्रोग्राम नंबर 2, जिसमें 7 प्रोग्राम और हैं, ये आपका लॉन्च किया गया 15 दिसंबर 2020 में। तो अगले 2025 तक जो है अभी आपका चल रहा है, जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी। तो 7 निश्चय 2 योजना। अब इसमें 7 निश्चय योजना में आते क्या क्या चीज़ें हैं। जो पार्ट 1 2015 में है, जिसमें आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन आपकी सही रहे, युवाओं को बल मिले, आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली नाली, शौचालय, घर का सम्मान, अवसर बढ़ाए जाएंगे जिससे आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये 2015 से था। लेकिन अभी जो निश्चय प्रोग्राम 2 चल रहा है 2020 से, जिसमें युवाओं को शक्ति जो है आपका एम्पावरमेंट किया जाएगा, बिहार को आगे लेके जाया जाएगा और एम्पावर किया जाएगा, महिला को सक्षम बनाया जाएगा, हर खेत को सिंचाई के लिए पानी दिया जाएगा, और स्वच्छ गांव होंगे, समृद्ध गांव होंगे, स्वच्छ शहर होंगे, विकसित शहर होंगे, और सुलभ संपर्कता रहेगी। सुलभ का मतलब क्या है कि भाई शौच वगैरह का प्रावधान रहेगा, और सबके लिए जो है स्वास्थ्य सुविधा भी मिलेगी, यानी कि आप जो है जो आपकी हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी यहाँ पे। तो 2020 से पार्ट 2 का विकसित बिहार प्रोग्राम 2 चला है आपका, तो ये पता होना चाहिए आपको। तो ये 7 प्रोग्राम जो है निश्चय 1 निश्चय 2 पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसमें ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सा पार्ट है, कौन सा पार्ट नहीं है, तो ध्यान से अच्छे से पढ़ के जाना इस चीज़ को। गॉट इट। सो गाइज, ये थे इंपॉर्टेंट डेटा हमारा बिहार इकोनॉमी का। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सारे अपडेट्स जो होंगे बिहार के रिलेटेड या कोई भी और वीडियो के, वो यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। साइंस एंड टेक के आप बहुत सारे बच्चे कह रहे थे, साइंस एंड टेक की वीडियोस बनी जा रही हैं, तो उसको भी देख लिया करो। और इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पीसीएस की प्रिपरेशन तैयारी करेंगे, तो 5 अक्टूबर को जो है ये बैच स्टार्ट हुआ है सुबह 8 बजे से। VIP लाइव आप कूपन कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। सभी कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में, और आप StudyIQ ऐप और वेबसाइट पे जाके भी परचेज कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी चीज़ पूछनी हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखें और उसका जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। सो गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।